नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिर हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बाद मैं कुछ आपको टर्म्स बताऊंगा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद हम देखेंगे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी क्या होता है, उसके बाद एफडीआई और एफआईआई, और फिर हम कुछ टर्म्स करेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड है। और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट टिप। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ओपन इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि हमारी कंट्री की डीलिंग या हमारी कंट्री या जो सिटीजन है हमारे, उनकी डीलिंग फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। तो इस ये सब आता है आपका ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट इज़ अ रेट एट विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर। मतलब कि हमारे रुपीज़, मान लो अब ये एक्सचेंज रेट अगर 75 है तो $1 के बदले हमें 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो एक करेंसी दूसरी करेंसी की फॉर्म्स में मतलब कितने पैसा या रुपया हमें देना पड़ेगा $1 के लिए। तो ये होता है एक्सचेंज रेट। अब जो एक्सचेंज रेट है ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो सबसे पहले जो एक्सचेंज रेट है वो है फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है कि जो कंट्री है उसका जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन करता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा। तो फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग हम देखते हैं, इन दिस एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ मार्केट, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि हमारी जो करेंसी रुपी है उसकी कितनी डिमांड और सप्लाई है, उसके बेसिस पे करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होता है। तो इसमें क्या होता है, नो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। तो इसमें जो ऑफिशियल रिजर्व, जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो इसमें अपना पार्टिसिपेशन नहीं करती। तो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है, जो भी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा उतनी एक्सचेंज रेट माना जाता है। इसके बाद है फिक्स्ड या फिर पैक्ड। ये एक्सचेंज रेट ऐसा है, इसमें जो मॉनेटरी अथॉरिटीज होती है कंट्री की, वो फिक्स कर देती है। जैसे कि मान लो रुपी को इन्होंने फिक्स कर दिया कि 40 रुपीज़ इक्वल टू $1। तो इसमें मॉनेटरी अथॉरिटी वो फिक्स कर देती है कंट्री का एक्सचेंज रेट। तो इन दिस एक्सचेंज रेट इज पैक्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज। उसके बाद है मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये क्या होता है, मिक्सचर है दोनों का, फ्लेक्सिबल का भी और फिक्स्ड का भी। तो जनरली आप देखोगे तो जो करेंसी के जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यानी मार्केट फोर्स डिटरमाइन करती है। पर समटाइम्स क्या होता है, कुछ सिचुएशंस में जब कोई क्राइसिस हो तो उस टाइम क्या होता है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक, वो क्या करती है, अपनी ट्रांजेक्शंस करती हैं फॉरेक्स का। तो किसी ना किसी इंटरवेंशन के थ्रू क्या करती है, करेंसी के जो एक्सचेंज रेट को वो मैनेज करती है। तो मैं बताता हूँ आपको मैनेज फ्लोटिंग। तो मैनेज फ्लोटिंग क्या, इट्स अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, द फ्लोट पार्ट। तो किसका मिक्सचर है, फ्लेक्सिबल का एंड फिक्स्ड रेट सिस्टम, द मैनेज पार्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। इन दिस सेंट्रल बैंक इंटरवीन टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज इन एन अटेम्प्ट टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स व्हेनेवर दे फील सच एन एक्सचेंज आर अप्रोप्रिएट। तो जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि हाँ इस टाइम पे हमें इंटरवीन करना चाहिए, तो वो क्या करती है, बाइंग और सेलिंग करती है फॉरेन करेंसीज का, और इससे क्या होता है, एक्सचेंज रेट को मैनेज करती है। और जनरली तो जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन किसके थ्रू होता है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू। तो ये जो मैनेज्ड है ये मिक्सचर है किसका, फ्लेक्सिबल का और फिक्स्ड का। तो इसमें क्या है, जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन आर देयरफॉर नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन जीरो नहीं होती, कभी कभी इसमें ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन भी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप वैसे देखिए, जो कि एक रिकॉर्ड होता है या फिर एक बैलेंस शीट है, रिकॉर्ड है कि जो कंट्री है, एक कंट्री है, उसके सिटीजन्स या उसमें जो कंपनीज हैं उनका ट्रांजेक्शन्स, एक कंट्री का, ठीक है, वहाँ से मतलब कितना पैसा जो उसके सिटीजन है वो कितना पैसा उसके पास आया और कितना पैसा उस कंट्री से बाहर गया। तो जो बीओपी है वो आपको क्या बताती है, बीओपी इज अ रिकॉर्ड, बीओपी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन गुड्स, किस किस में, गुड्स में, सर्विसेज में और असेट्स में, बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, टिपिकली अ ईयर। तो एक साल के अंदर जो एक कंट्री के रेजिडेंट है उन्होंने बाहर से कितना पैसा लिया, या बाहर से उनके पास से बाहर कितना पैसा गया। तो ये सब जो होता है, ये सब किस में आता है, इस सब का रिकॉर्ड आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो मेजर कंपोनेंट है, एक तो करंट अकाउंट में आता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में भी दो चीज़ आती है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में आपके आएंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो गुड्स वाला जो पार्ट है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसमें आएगा, विजिबल में। इनविजिबल में तीन चीज़ें हैं, इसको आप याद रखना सिट से, SIT। एस में आपके आएंगी सर्विसेज। तो सर्विसेज, कितनी सर्विसेज रेजिडेंट ने दी और कितनी ली, ठीक है, जो उसका ट्रांजेक्शन है मनी का, वो आता है आपका इनविजिबल में। फिर इनकम, तो इनकम के भी तीन पार्ट है, प्रॉफिट, कितना रेजिडेंट ने प्रॉफिट्स
गेन किया, ठीक है, फॉरेन से, और कितना जो फॉरेनर्स है वो यहाँ से प्रॉफिट लेके गए कंट्री से, तो ये आता प्रॉफिट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जैसे कि हमारी कंपनीज है, मान लो रिलायंस है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बाहर से लोन लिया है और कितना इंटरेस्ट उन्होंने पे किया, ठीक है, उन कंपनीज को। और कोई और कंपनी ऐसी है जो जिन्होंने इंडिया से लोन लिया है, ठीक है, और उन्होंने इंडिया को इंटरेस्ट पे किया है, तो जितना इंटरेस्ट हमने पे किया है या दूसरी जो फॉरेन कंपनीज है उन्होंने हमें इंडिया को पे किया है, ठीक है, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है, वो इसमें आएगा इंटरेस्ट में। तो ये ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, फॉरेन कंपनी वाले इंडिया के जो रेजिडेंट है वो कितना पैसा बाहर से मतलब कमा पा रहे हैं या ला पा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से जो कितना पैसा बाहर जा रहा है, तो ये सब आता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में। उसके बाद है डिविडेंड। डिविडेंड में वही है कि अगर कोई इंडिया की कंपनी है, उसके शेयर किसी ने ले रखे हैं बाहर फॉरेन, मान लो सऊदी अरेबिया में किसी इंस्टीट्यूशन ले रखे हैं, तो कितना इंडियन कंपनीज पे कर रही है डिविडेंड किनको, फॉरेनर्स को, ठीक है, या फिर हम कितना डिविडेंड बाहर की कंपनीज से ले रहे हैं, या कि हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अगर कोई कर रखा है, शेयर ले रखे हैं बाहर, ठीक है, तो उसमें हम कितना ले रहे हैं, तो कोई डिविडेंड आ गया वहाँ से। उसके बाद है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स में आते हैं आपके रेमिटेंसीज, डोनेशंस और गिफ्ट्स। तो रेमिटेंस मतलब कितना रेमिटेंसीज हमारी कंट्री में आ रहा है और कितना हमारे यहाँ से जा रहा है, तो ये सब जो ट्रांजेक्शन है ट्रांसफर में आती है। डोनेशंस, कितना हमने डोनेशन दी या हमने ली, और गिफ्ट्स, ठीक है, ये सब आपके आएंगे ट्रांसफर्स में। आपको बस मेजर आपको याद रखना है कि हाँ भाई करंट अकाउंट में ये आता है विजिबल, इनविजिबल। इनविजिबल में 3 पार्ट है, सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर, SIT। इनकम के अंदर प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। ट्रांसफर के अंदर रेमिटेंसेज, डोनेशन और गिफ्ट। अब आता है कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा आपका, इन्वेस्टमेंट में आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट, लोन्स और बैंकिंग कैपिटल, ये 3 पार्ट है। इसका अगर कोड बनाए तो इसका कोड आएगा बिल, BIL। तो B से आपका बैंकिंग कैपिटल, I से इन्वेस्टमेंट और L से लोन्स। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके FDI और FII, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे FDI और FII क्या है, ठीक है। लोन्स में आपके आएंगे सॉवरन लोन्स जो कि गवर्नमेंट ले रही है, और कमर्शियल जो कि प्राइवेट कंपनी, जैसे कि मान लो टाटा ने कोई लोन लिया, तो प्राइवेट कंपनी जो लोन लेती है वो होता है कमर्शियल में, और गवर्नमेंट जो लोन लेती है वो आती है आपका सॉवरन लोन्स में। बैंकिंग कैपिटल में आएगा आपका फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो इसमें जो भी पैसा आएगा वो किसमें आता है आपका, बैंकिंग कैपिटल में, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट क्या है, अमाउंट बाय विच द कॉस्ट ऑफ अ कंट्रीज इंपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो आपका किसमें आता है, ट्रेड डेफिसिट में। तो अगर आपका मान लो इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है आपका, ठीक है, तो आपका ट्रेड डेफिसिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट तो केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स किसमें देख रहा था, केवल गुड्स में देख रहा था, ठीक है, ट्रेड। और जो ये आएगा आपका, तो जो ट्रेड डेफिसिट था वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिख रहा था केवल गुड्स के अंदर। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये थोड़ी बड़ी टर्म है। इसके अंदर आपका पूरा जो करंट अकाउंट है, जिसमें हमने पहले देखा था पिछली स्लाइड में कि करंट अकाउंट में आपका क्या आता है, विजिबल और इनविजिबल दोनों आते हैं। तो उसमें जो टोटल उसका जो डिफरेंस आएगा, कितना यहाँ से गया गुड्स सर्विसेज और कितना आया यहाँ पे, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो आता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, इट मेजर्स द गैप बिटवीन द मनी रिसीव्ड, कितना पैसा आया, इनटू एंड सेंड आउट ऑफ द कंट्री ऑन द किस में, ऑन द ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स भी आता था उसके अंदर, ठीक है। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा जो या डॉलर क्या है आपकी कंट्री से गया है, ठीक है। इफ द करंट अकाउंट डेफिसिट मोर देन द मोर आउटफ्लो ऑफ द डॉलर एंड इट लीड टू द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब क्यों, ये आप देखना, ये सारी बातें कंसेप्चुअल रिलेटेड है सारी। अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है तो आपका क्या हुआ, ज़्यादा डॉलर यहाँ से चला गया। अब डॉलर यहाँ से ज़्यादा चला गया तो क्या हुआ, डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी इंडिया में। अब क्यों, डॉलर चला गया, उसकी स्कैरसिटी है यहाँ पे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, डॉलर क्या करेगा, अप्रिशिएट कर जाएगा, और हमारी करेंसी क्या करेगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी। इसलिए करंट अकाउंट जब डेफिसिट बढ़ता है तो इंडियन रुपी क्या होता है, डेप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है। तो डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीजेज एज द लेस लेफ्ट इन द कंट्री, क्योंकि हमारा ज़्यादा क्या होगा, आउटफ्लो हो गया। इसलिए कंट्रीज ट्राई करती है कि उनका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो, कम हो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जे कर्व। तो जे कर्व क्या कहते हैं कि जो कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट विल इनिशियली वर्सन आफ्टर द डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। अगर करेंसी डेप्रिशिएट कर गई हमारी, मान लीजिए, अभी आगे पढ़ेंगे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होती है। अभी आप समझिए कि डेप्रिसिएशन मतलब कि करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। जैसे कि अगर $1 पहले 50 रुपीज़ का था और अगर अब $1 100 रुपीज़ का हो गया, तो यहाँ पे हमारी करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी है। तो जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो क्या होगा, इससे हमारी क्या होगी, BOP सिचुएशन शुरू में नेगेटिव चली जाएगी। क्यों नेगेटिव चली जाएगी, क्योंकि हमारे क्या होगी, इंपोर्ट्स होंगे ना वो महंगे हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ऑयल है, क्रूड ऑयल है,
तो पहले आपको $1 का एक बैरल मिल रहा था, यानी कि आपको 50 रुपीज़ देने पड़ रहे थे। अब जब $1 100 रुपीज़ का हो गया तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे एक बैरल लेने के लिए। तो आपको क्या होगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इससे आपको क्या हुआ, आपका डॉलर ज़्यादा जा रहा है बाहर, ठीक है, आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है। तो आपको क्या हुआ, 100 रुपीज़ यानी कि आपको $2 देने पड़े एक बैरल के लिए, तो ज़्यादा आउटफ्लो होगा डॉलर का। इससे आपका जो बीओपी है, इंपोर्ट बढ़ने के कारण बीओपी नेगेटिव हो जाता है आपका, क्योंकि इंपोर्ट क्या है, ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। पर क्या होता है, ओवर द टाइम हम देखते हैं कि जो इंपोर्ट तो क्या करती है, फिर कंट्री रिड्यूस करती है, क्योंकि इंपोर्ट बहुत महंगे हो जाते हैं और उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, फिर बीओपी क्या होगी, आपकी पॉजिटिव टर्म्स में चली जाएगी। ये जो साइड में ग्राफ है यही बता रहा है कि इनिशियली जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो बीओपी नेगेटिव होती है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं, इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स बढ़ने लग जाते हैं, और फिर क्या होती है, बीओपी आपकी पॉजिटिव हो जाती है। एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उस टाइम क्या होता है, एक्सपोर्ट जैसे कि आप मान लीजिए आपकी करेंसी की वैल्यू 50 थी, और किसी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं शुगर $1 पे, तो 50 रुपीज़ में 1 kg शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपका क्या हुआ, करेंसी की वैल्यू 100 हो गई है, तो अब क्या होगा, $1 की वैल्यू 100 हो गई है, तो $1 में जो पहले 1 kg शुगर खरीद रहा था, अब वही फॉरेन नेशनल से क्या कर सकता है, $1 में 2 kg शुगर खरीद सकता है, क्योंकि अब वैल्यू क्या होगी, $1 की 100 रुपीज़, तो वो 2 किलो शुगर लेगा तो उसको फायदा लगेगा। तो इससे हम इसलिए वो ज़्यादा क्या करेगा, इंडिया से इंपोर्ट करेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होता है, बढ़ जाते हैं। तो धीरे धीरे जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, फिर क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होने लग जाता है और वो पॉजिटिव बन जाता है। तो ये है आपका जे कर्व। इसके बाद बताता हूँ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। ये क्या होता है, द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज इन द कंट्री इन द करेंसी मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ करेंसी। तो कोई भी करेंसी की जो प्राइस है ना, वो उसकी डिमांड और सप्लाई मार्केट के अंदर वो डिटरमाइन करती है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी रुपये की, ठीक है, तो क्या करेगा, वो एप्रिशिएट करेगा। जैसे कि एप्रिसिएशन का मतलब है कि अगर ₹70 का है अभी $1, अगर वो 65 रुपीज़ का हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आपका रुपये एप्रिशिएट कर गया। लेकिन अगर डिमांड ही लो हो जाएगी, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो रुपये का क्या सरप्लस है बहुत ज़्यादा, कोई रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसकी डिमांड कम होगी, तो वो क्या करेगा, डेप्रिशिएट कर जाएगा। डेप्रिशिएट का मतलब है अगर 70 से अगर 85 पहुंच गया रुपये, तो ये क्या है, डेप्रिशिएट। तो एप्रिशिएशन मतलब वैल्यू बढ़ना, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो इसकी मतलब की वैल्यू क्या है, 70 से 65 हुई है, ठीक है। तो $1 हमें पहले 70 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब $1 के लिए 65 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं एप्रिशिएशन। और डेप्रिशिएशन मतलब उसकी वैल्यू कम होना। तो ये क्या होगा, एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन, ये डिपेंड करता है आपके मार्केट फोर्सेस के ऊपर। और डीवैल्यूएशन क्या होता है, ये डिपेंड करेगा आपका, ये एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन। डीवैल्यूएशन होता है ना, ये गवर्नमेंट या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी डिटरमाइन करती है। व्हेन द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ अ करेंसी अंडर अ फिक्स्ड रेट सिस्टम। हमने पहले देखा था एक्सचेंज रेट के अंदर कि जो फिक्स रेट सिस्टम होता है उसके अंदर गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटीज डिटरमाइन करती है कि एक करेंसी का रेट कितना होगा। अगर उन्होंने क्या किया, मान लो कि $1 अभी चल रहा है 70 रुपीज़ के ऊपर, उन्होंने डिवैल्यूएट कर दिया, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने फिक्स कर दिया, नहीं हमारी जो क्या होगी वो वैल्यू होगी 80 रुपीज़ या 85 रुपीज़, तो ये हो गया गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, ठीक है। और एप्रिशिएट का मतलब अगर 70 से गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़, तो वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। तो डिवैल्यूएशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, और डेप्रिशिएशन या एप्रिशिएशन होता है किसके द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। ये याद रखना है आपको। अब हम देखते हैं रिसेंट जो फैक्टर्स हैं रुपये एप्रिशिएशन के लिए, ठीक है। तो जब भी एप्रिशिएशन की बात हो तो आप ये देखना कि जब भी डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी ना, तो डॉलर की सप्लाई हमारी कंट्री में बढ़ेगी, तो क्या होगा, डिमांड डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, तो इससे हमारा रुपये एप्रिशिएट हो जाएगा। तो आपको बस कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना जिन जिन ऑप्शन में या जिन जिन ऑप्शन के थ्रू डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है हमारी कंट्री में, वो क्या करेंगे, आपके रुपये को एप्रिशिएट करवाएंगे। पहला है फंड फ्लो। फंड फ्लो में क्या होगा कि इंडिया में डॉलर पैसा अगर आया है तो वही डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, रुपये एप्रिशिएट करेगा। इंडियन फर्म्स हैव अट्रैक्टेड फॉरेन फंड फ्लोस, फॉर एग्जांपल नियरली $15 बिलियन वर्थ इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन फंड्स एंड कंपनीज इनटू जियो प्लेटफॉर्म। तो जियो प्लेटफॉर्म पे लगभग $15 बिलियन का पैसा अगर आया है, तो हमारे यहाँ पे डॉलर आया है, इससे क्या हो, रुपये को एप्रिशिएशन मिली है। तो जिन जिन केस में जैसे कि अगर डॉलर आएगा तो क्या होगा, डॉलर की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है डॉलर की बहुत ज़्यादा, ठीक है। सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, रुपये को एप्रिशिएशन मिलेगा। अब अगला है द फॉल इन द क्रूड प्राइस एज ऑल्सो सपोर्टेड द रुपी। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए क्रूड प्राइस के पैसे कम हो गए, पहले हमें $1 का $2 का मिल रहा था, मान लो क्रूड ऑयल, ठीक है, एक बैरल, तो हमारे एक बैरल खरीदने के लिए हमारे पास क्या जा रहे थे, $2 जा रहे थे कंट्री से। अगर उसके प्राइस गिर गए हैं, अब एक बैरल हमें $1 में मिल रहा है, तो हमारे कंट्री से एक डॉलर ही जाएगा, यानी कि क्या हुआ, हमारे यहाँ से क्या हुआ, बाहर पैसा कम गया डॉलर, तो डॉलर कम गया, तो यहाँ पे क्या है, डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है, इसका मतलब पहले से कम पैसा जा रहा है, तो फिर क्या होगा, रुपये एप्रिशिएट कर जाएगा। अगला है करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस जैसे अभी देखा है रिसेंट कंडीशन में कैसे हुआ है कि हमारे इंपोर्ट कम हो गए, तो इंपोर्ट कम होंगे तो हमारा क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, यानी कि हम करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ जाएंगे।
तो उससे भी क्या हुआ, हमारा आउटफ्लो ऑफ डॉलर क्या होगा, कम हो गया, यानी कंट्री में डॉलर ज़्यादा है, तो इससे भी क्या हुआ, रुपी अप्रिशिएट हुआ। तो ये रिसेंट फैक्टर थे आपके रुपी से। ये मैं आपको एक इसलिए बताया क्वेश्चन आपको कि एक एग्जांपल के थ्रू रिसेंट में क्या क्या हुआ है। आपको बस ये याद रखना है, जब भी कंट्री के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो उसमें चांसेस है कि आपका जो रुपी क्या करेगा, अप्रिशिएट करेगा, और वाइस वर्सा आप करते हैं डेप्रिशिएशन के लिए जब भी सप्लाई घटेगी डॉलर की। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ रुपी डेप्रिशिएशन। अगर हमारा रुपी इंडियन रुपी जो है अगर वो डेप्रिशिएट करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको रुपी डेप्रिशिएशन के इम्पैक्ट, ठीक है, या फैक्टर्स, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। When the rupee depreciate, import become more expensive and holidays in USA also become more expensive। मान अगर डॉलर की बात करें, अगर उसके कंपैरिजन में अगर हमारा रुपी क्या होता है, डेप्रिशिएट कर जाता है, तो हमारा क्या होता है कि इंपोर्ट वो महंगे हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर रुपी $1 का एक बैरल आता है ऑयल का, ठीक है, वो अगर वैल्यू रुपीज़ की 50 रुपीज़ है तो हमने $1 दिया और एक बैरल ले लिया। यहीं अगर रुपी डेप्रिशिएट कर गया, $1 की वैल्यू 100 रुपीज़ होगी, तो हमें 100 रुपीज़ में $1 मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें 100 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं किसके लिए, एक बैरल डॉलर लेने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो ज़्यादा पैसा हमारा क्या जाएगा, बाहर जाएगा उससे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे इंपोर्ट क्या हो गए, एक्सपेंसिव हो गए। और क्या होगा, मान लीजिए आपको पहले $1 50 रुपये में $1 था, तो आपको 50 रुपये में कोई चीज़ मिल रही थी यूएसए में हॉलीडे गए, फिर अगर आपका वैल्यू की डेप्रिशिएट हो गई और वो 100 रुपीज़ हो गई है, अब आपको 100 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे कोई $1 की चीज़ लेने के लिए। तो यानी कि क्या हुआ, आपकी करेंसी ज़्यादा जा रही है वहाँ पे, तो आपके लिए इंपोर्ट और ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज क्या हो जाएगा, वो थोड़ा महंगा हो जाता है। एज नीड टू गिव मोर रुपी फॉर द सेम गुड्स और सर्विस, ये मैंने आपको बता दिया। पर दूसरा क्या बात है, एक्सपोर्टर्स अर्न मनी, पर एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे गुड्स क्या होते हैं, बाहर के मार्केट में सस्ते हो जाते हैं और वो हमारा ज़्यादा गुड्स खरीदते हैं। जैसे मैंने आपको शुगर का एग्जांपल दिया था, अगर 1 kg शुगर 50 रुपीज़ की है, ठीक है, और $1 की वैल्यू भी 50 रुपीज़ है, तो $1 में पहले हम 1 kg शुगर एक्सपोर्ट कर रहे थे। यहीं अगर रुपये की वैल्यू क्या होगी, $1 इक्वल टू डेप्रिशिएट होकर 100 रुपीज़ होगी, तो 100 रुपीज़ में तो उसको 2 kg शुगर मिल जाएंगी, तो हमारी कंट्री से क्या करेंगे वो लोग, ज़्यादा शुगर इंपोर्ट करेंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है रुपी डेप्रिशिएशन से, कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो वर्ल्ड मार्केट में क्या होते हैं, कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं और हमारे एक्सपोर्ट प्रमोट हो जाते हैं। दिस मे रिड्यूस इंपोर्ट्स, तो अब हमारे इंपोर्ट महंगे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, पर एक्सपोर्ट क्या हो रहे हैं, आपके सस्ते हो रहे हैं, ठीक है। दिस मे रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड एनकरेज एक्सपोर्ट्स एंड इन टर्न रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इससे हमारे क्या करते हैं, कंट्री से हमारी एक्सपोर्ट प्रमोट करती है और इंपोर्ट को क्या करेगी, डिस्करेज करेगी। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है। अगला है, अ डेप्रिशिएटिंग रूपी कैन बी इन्फ्लेशनरी, पर ये बात ध्यान रखना, अगर डेप्रिशिएटिंग रूपी है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, हम मोस्टली हमारे इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। इंपोर्ट महंगे हो गए तो हमारा क्रूड ऑयल भी महंगा हो जाता है, क्योंकि हम मोस्टली अपना क्रूड ऑयल ना इंपोर्ट करते हैं। अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो हमारा जो पेट्रोल डीजल इनके प्राइस बढ़ जाते हैं। मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन में डीजल यूज होता है, तो फूड या और जो आर्टिकल है उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है, जो ये होता है ना डेप्रिशिएशन ऑफ द रुपी, इट इज मोस्टली इन्फ्लेशनरी। तो डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी कैन बी इन्फ्लेशनरी। देखो वर्ड है कैन, आप इकोनॉमिक्स में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये वर्ड जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना, कैन में, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ क्या पता पॉलिसी ले आए, क्या पता हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने लग जाए, तो ये वर्ड जरूरी आपको देखना है, कैन, में, नेवर, ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब डेप्रिशिएटिंग रुपी कैन बी इन्फ्लेशनरी एज क्रूड ऑयल प्राइस विल इंक्रीज विच इन टर्न इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। तो मैंने आपको बताया था कैपिटल जो आपका अकाउंट था उसके अंदर एफडीआई और एफआईआई आते हैं। तो पहले हम देखेंगे एफडीआई। देखो एफडीआई और एफआई की मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि जो एफडीआई होता है ना, वो आपकी किसी कंट्री में, मतलब एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो फॉरेन एंटिटी है किसी जैसे इंडिया मान लो, तो बाकी जो कंट्रीज अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, ठीक है, तो वो होता है एफडीआई। एफआईआई भी क्या होता है, फॉरेन कंट्री की एंटिटी इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके, तो वो भी क्या है, वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में फ़र्क ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एफडीआई होती है, वो आपके यहाँ पे असेट क्रिएट करती है, वो आपके जो भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेगी तो वहाँ मैनेजमेंट में उसका रोल होगा। लेकिन जो एफआईआई होते हैं वो जनरली आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या आपके फिनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और ये आपके एसेट क्रिएशन में, कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करते हैं एफडीआई। एफडीआई जनरली लॉन्ग टर्म के लिए आती है और एफआई जो आती है वो थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए आती है। और डिफरेंस ये भी है कि जो एफडीआई के जो एग्जिट रूल्स हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। अगर पैसा आ गया एफडीआई के थ्रू
तो उसको जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनी को क्लोज करना उन सबका प्रोसेस। जबकि एफआई क्या आता है, फटाफट आ सकता है और फटाफट ही जा सकता है, इसलिए इसको हॉट मनी भी कहते हैं। तो चलो हम देखते हैं एफडीआई क्या है। एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन कंपनी और इंडिविजुअल इन अ कंट्री कॉल्ड एफडीआई। तो जो फॉरेन कंपनी या इंडिविजुअल एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं उसको एफडीआई बोलते हैं। अगर आईएमएफ की बात करें, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ द एक्विजिशन ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स और वोटिंग पावर इन अ पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज बाय अ नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर मेक्स इट एलिजिबल टू बी कैटेगराइज्ड एज एफडीआई। तो आईएमएफ के अकॉर्डिंग कम से कम 10% तो कोई अगर इन्वेस्ट करे किसी कंपनी में तो वो इन्वेस्टमेंट एलिजिबल होती है एफडीआई के लिए। Generally, under FDI, a foreign entity acquire ownership or controlling stake in the shares of a company in one country or establish business there. It is different from the FPI जो मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे क्या होता है, केवल इक्विटी और शेयर ही लेते हैं बस वो। और जबकि एफडीआई में क्या होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी भी लेके आती है एफडीआई अपने साथ साथ। तो एफडीआई इज नॉट जस्ट अ इनफ्लो ऑफ मनी बट ऑल्सो इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल्स एंड से इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। अब जो एफडीआई एक रूट है वो इंडिया में दो टाइप से, या तो ऑटोमेटिक आती है, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरत नहीं ऑटोमेटिक में, ठीक है, और एक दूसरा है गवर्नमेंट अप रूट। तो गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि आप जो फॉरेन एंटिटी है वो एप्लीकेशन फाइल करेगी, फिर वो एप्लीकेशन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के पास जाएगी, वहाँ से फिर डिफरेंट मिनिस्ट्री डीपीआईआईटी के कंसल्टेशन में क्या करती है, उसको अप्रूव करती है। तो ये गवर्नमेंट रूट। तो पहले देखते हैं ऑटोमेटिक रूट। द फॉरेन एंटिटी डज नॉट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और आरबीआई। तो इसमें क्या है, प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती गवर्नमेंट या आरबीआई की। एग्जांपल होगा थर्मल पावर में, अगर थर्मल पावर में किसी को इन्वेस्ट करना है तो ऑटोमेटिक रूप से फॉरेन एंटिटी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है, द फॉरेन एंटिटी नीड टू टेक गवर्नमेंट अप्रूवल। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय अ फॉरेन एंटिटी इज फॉरवर्डेड टू द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। तो जो भी एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में जाएगी, ठीक है। उसके बाद या फिर क्या होएगा, वो मिनिस्ट्री उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट कर सकती है। कैसे, आफ्टर कंसल्टिंग विद द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी से कंसल्ट करने के बाद। लेकिन एक बात और देखना कि कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रही है तो वहाँ पे उनके लिए क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी क्लियरेंस चाहिए होता है। ऑल्सो देयर आर सेक्टर्स इन विच एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। कुछ सेक्टर्स है जैसे लॉटरीज हो गया, कोई गैम्बलिंग एक्टिविटी, बैटिंग बिजनेस, टोबैको इंडस्ट्री, इन सब में क्या बैटिंग आपकी ये एफडीआई क्या आपकी प्रोहिबिटेड है। अब देखते हैं एफआईआई क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई तो आपके क्या कर रहे थे, असेट क्रिएशन, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। और जो एफआईआई है ये आपकी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है कंट्री के। तो इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टिंग इन अ कंट्री आउटसाइड ऑफ द वन इन विच इट इज रजिस्टर्ड। तो एक कंपनी जो अपनी जहाँ पे रजिस्टर्ड है उसके अलावा और कोई इन्वेस्ट करती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो कोई कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है और वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो इंडिया के लिए वो क्या हो जाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट बाय आउटसाइड एंटिटी इन अ नेशंस फिनेंशियल मार्केट। तो अगर सिंगापुर की रजिस्टर्ड कंपनी इंडिया के फिनेंशियल यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर वो कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सम कंट्री प्लेसेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर। अब ये मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ये कंपनीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं कुछ पैसा, पर जैसे इनको लगता है रिस्क है कुछ, वो फटाफट निकाल लेती है। तो इससे क्या होता है, स्टॉक मार्केट कई बार क्रैश हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, कंट्रीज जो होती है वो उन्होंने लिमिट कर रखी है, हाँ भाई एफआई के थ्रू आप इतना ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि एफडीआई में लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उनका एग्जिट क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। Some countries play restriction on the size of the investment by a foreign investor, as FIA can flood during a crisis, so it is also called hot money. और जो भी FI जो भी होंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये क्या होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं किसी साथ सेबी के थ्रू। FI आर रजिस्टर्ड विद सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड है। सबसे पहले परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी आपको ये बताती है कि जैसे $1 है, $1 यूएसए में एक बास्केट ऑफ गुड्स खरीद रहा है मान लो, तो $1 वहाँ पे खरीद रहा है आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट और साबुन। तो वो तो हो गया आपका $1 वहाँ पे क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं, बास्केट ऑफ गुड्स खरीद रहे हैं $1। अब इंडिया में कितनी यूनिट्स चाहिए होंगी रुपए की वो चीज़ें खरीदने के लिए, तो इंडिया में मान लो आपको 35 रुपीज़ चाहिए एक टूथपेस्ट, टूथब्रश और सोप कर खरीदने के लिए। तो परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में जो एक्सचेंज रेट आया $1 का, वो कितना है, 35 रुपीज़ है। तो ये एक्चुअल वैल्यू बताता है कितने गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स खरीद पा रहे हैं, ठीक है, $1 इंडिया में, और कितने रुपये चाहिए वो सेम बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए। ये परचेजिंग पावर पैरिटी। ऐसे अगर मान लो चाइना में चाइनीज रेनमेन भी जो उनकी करेंसी है उसमें लगे 45 रुपीज़ टूथब्रश, टूथपेस्ट और एक सोप खरीदने के लिए, तो वहाँ का $1 कितने के बराबर हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी में हिसाब से 45 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये क्या है,
इट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कंट्रीज करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट एज $1 वुड बाय इन द यूएस। ये मैंने आपको बताया था कि $1 वहाँ पे खरीदा 3 चीज़ें, तो यहाँ पे वो 3 चीज़ें टूथब्रश, टूथपेस्ट और सोप कितने रुपीज़ खरीदेंगे, तो ये आपका आएगा परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में एक्सचेंज रेट। पीपी इज नाउ अ ग्लोबली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन। इससे आप इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ भी $1 में वहाँ पे इतना चीज़ खरीदे तो इंडिया में कितनी चीज़ें खरीद पाते हैं, ठीक है, कितने रुपए में उतनी चीज़ें खरीद पाएंगे अपन। बट ये क्या होता है, बस ये देखते हैं कि कंपैरिजन के काम आता है, लेकिन जो मोस्टली ट्रांजैक्शन होती है वो तो आपका जो डॉलर का रेट चल रहा है एक्सचेंज रेट पे, जैसे $1 को 75 रुपीज़ है तो उसके ऊपर आती है, वो सारी ट्रांजैक्शन उसी रेट पे होती है। बट ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन द फॉरेन करेंसीज एंड देयर कन्वर्जन्स आर डन एट द कन्वेंशनल एक्सचेंज रेट। ये तो होगा परचेजिंग पावर पैरिटी। अब है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर। तो नीर क्या है? नीर इट इज़ एन अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज इसलिए कहते हैं कि अब इसमें क्या होता है कि ये बताता है कि जो मेजर ट्रेडिंग इंडिया है, तो इंडिया के क्या होंगे, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स होंगे कुछ, ठीक है, तो जिसके साथ इंडिया का ज़्यादा ट्रेड है उसकी करेंसी को इंडिया ज़्यादा वेट देगा नीर के अंदर। तो जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी बास्केट ऑफ करेंसीज है, जैसे कि इसमें 36 करेंसीज लेते हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में इंडिया का जो रुपी है वो बढ़ा है या कम हुआ है। तो ये क्या है, एक इंडेक्स है, ये एक्सचेंज रेट नहीं है, ये एक इंडेक्स है जो बताता है कि वो मेजर कंट्री जिनके साथ क्या हुआ, इंडिया का ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और जिसका ट्रेड इंडिया के साथ ज़्यादा है उसका वेटेज ज़्यादा होगा इसमें, तो उसके साथ हमारी जो करेंसी है वो बढ़ी है या कम हुई है। ये एक्चुअल नहीं बताएगा कि उन करेंसी के रिस्पेक्ट में इंडिया की करेंसी की रुपी की वैल्यू 75 है, 78 है, पर ये बताता है कि ये बढ़ी है या कम हुई है, ठीक है। तो ये आपका होगा नीर। तो नीर क्या है? इट इज़ एन अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज, मोर वेट फॉर द करेंसी इन विच वी ट्रेड मोर, ठीक है। तो क्या, इट इज़ एन अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसीज एक्सचेंज फॉर अ बास्केट ऑफ मल्टीपल करेंसीज। मैंने बताया ना, बाकी कंट्रीज की जो मल्टीपल करेंसी उनके रिस्पेक्ट में हमारी करेंसी बढ़ी है या कम हुई, उसमें क्या चेंज आया है वो बताता है नीर। इट इज़ अ ब्रॉडर मेजर ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस comprising of currencies of 36 countries but without any adjustment for inflation across economies। जो पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता, वो हम आगे पढ़ेंगे रीर के अंदर। इट ओनली डिस्क्राइब्स द वेदर द करेंसी इज वीक और स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू फॉरेन करेंसीज रिलेटिव। तो बस ये बताता है कि जो हमने बास्केट ऑफ करेंसीज लिया जिनके साथ इंडिया ट्रेड कर रही है उसके कंपेरिजन हमारी करेंसी बढ़ी है या कम हुई है। एंड डज नॉट शो वेदर अ करेंसी इज गेनिंग स्ट्रेंथ इन रियल टर्म। तो रियल टर्म्स में नहीं बताता, बस रिलेटिव टर्म में बताएगा कि हाँ उनके रिस्पेक्ट में हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई है या वीक हुई है। इट इज एन इंडेक्स नंबर। ये क्या एक इंडेक्स नंबर है विच मेजर चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट एंड इट इज नॉट एन एक्सचेंज रेट। तो ये मैंने आपको कहा ये एक्सचेंज रेट नहीं है, बट चेंज शो करता है कि उन करेंसीज के रिस्पेक्ट में इंडिया करेंसी बढ़ी है या कम हुई है, और इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता। लेकिन जब हम बात करें रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो इनमें इसमें बस फर्क यही है, वो भी करेंसीज के अदर जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनकी करेंसीज के रिस्पेक्ट में बताएगा इंडिया की जो करेंसी है वो बढ़ी है कम हुई है, बट इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो जाता है। इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड देयर एक्सचेंज रेट्स एडजस्टेड फॉर रिस्पेक्टिव इन्फ्लेशन ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही जो कंसेप्ट की बात थी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ। इसमें देखो जो भी आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है इसमें आपको ये वर्ड्स जरूर याद रखने हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वॉच वर्ड्स लाइक नेवर, ऑल, एवरी, ऑलवेज, मे, कैन। तो ऐसे वर्ड्स इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कई बार आप देखोगे कि आपने बताया कि एक मान लो एप्रिसिएशन ऑफ रुपी लीड टू, मे लीड टू, कैन लीड टू, विल लीड टू, ऐसे आएगा नेवर लीड टू। तो आपको ये देखना है कि एक्सेप्शन मतलब कि ना मे तो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि क्या पता कितने फैक्टर्स हो, नेवर कई बार नहीं होता है, ठीक है, एवरी टाइम नहीं होता है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको आप जरूर फैक्टर इन करें इकोनॉमिक्स में खासकर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।